ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो आपके पास आ जाता है इसकी लोकेशन, ठीक है, फंक्शन, यानी कि काज करता है डिले इन द इम्पल्स ट्रांसमिशन। ये पूछा जाता है कि मतलब कौन सा नोड जो है या किस तरह से हार्ट जो है वो डिले इन इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है वो काज हो रही होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी काजेस आपको पता होनी चाहिए। दैन इंपॉर्टेंस ऑफ द डिले आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है डिले, ये तो ये आपको इसी तरह से इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इसका फंक्शन काजेज ये सारा अपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इफेक्टिव पीरियड ऑफ द एवी नोड, ठीक है, लॉन्ग देन द यूजुअल कार्डिक मसल्स होते हैं, स्लो करता है सोडियम पोटाशियम कैल्शियम एंड सोडियम चैनल्स को, ठीक है, इन काज द एपी क्लोज वेरी क्लोज स्लोली। इसके बाद इंपॉर्टेंस इसकी आ जाती है, आपने दफ़ा रीड कर लेनी है। उसके बाद एवी बंडल एंड अपर गंजी फाइबर्स, ये भी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इसी तरीके से सारा नोट करना है, ठीक है। और इसका काज क्या है कि रैपिड ट्रांसमिशन हो रही होती है थ्रू पर गंजी फाइबर्स, और काज होती है बाय द नेक्शियस गैप जंक्शंस, ठीक है। जो मैंने लाइंस अंडरलाइन की हुई है ना, ये एमसीक्यू के लिए मोस्टली, ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए देख लेनी है। अच्छा, रेट ऑफ रिथमेसिटी रिथमिक डिस्चार्ज ऑफ द एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम, ऐसे नोड, ठीक है, हमारे पास आता है एवी नोड एंड पर गंजी फाइबर्स, ठीक है। सॉरी, ये जो लिखा हुआ है ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे नोड की आपको वैल्यू टाइम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एवी नोड का और परगंजी फाइबर्स का, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना है ये आपको पता होना चाहिए। एडल्ट फीमेल में जो है स्लाइटली हायर होता है देन द फीमेल, ठीक है। और ओल्ड एज में जो है स्लाइटली हायर होता है देन ड्यू टू द कंपनसेटरी सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट एंड ड्यू टू द लो बीपी, ठीक है। ये आपने तो फर्स्ट को देख लेना है। चिल्ड्रन में भी आपने याद रख लेना 95 to 100 बीट्स पर मिनट। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको बताना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं हार्ट रेट को और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज़ कर रहे हैं हार्ट रेट को, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इधर इकट्ठे ना दिए हुए हैं, लेकिन आपने इनको खुद जो है वो देखना है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हार्ट रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एंड देन बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस में अगर देखिए तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं हार्ट रेट को। व्हेन द बीपी इज इंक्रीज, कीमोरिसेप्टर में हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है एंड बीपी इज डिक्रीज, ठीक है। और बेनब्रिज रिफ्लेक्स में हार्ट इंक्रीज़ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सेस वाला, ये आपको यहाँ पे याद होगा। तो देन आप जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ से आप इजीली इसको याद कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एनॉक्सिया जो है वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, ठीक है। और यहाँ पे देखें ग्रेटर द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज द हार्ट रेट, यानी कि इसका इन्वर्सली रेट आ जाएगा। ब्लड बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और अगर वैसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि लहदा से मतलब फैक्टर्स बताएं, तो उसमें आपने बताना है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर देगा हार्ट रेट, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मस्कुलर एक्सरसाइज इंक्रीज़ द हार्ट रेट। उसके बाद साइनस रिथमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन में रिफ्लेक्स अकर होती है एंड रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। साइनस रिथमिया जो है इसमें हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ऊपर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। एंड उसका काजेज ड्यूरिंग ये आपने देख लेना। और ये चीज़ बस इसमें याद रखनी है कि बेनब्रिज रिफ्लेक्स होती है इसमें, और ये रिलेट होता है इससे रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद मेरेज लॉ यानी कि बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ला जाता है, तो ये इसके इन्वर्सली रिलेटेड होगा और इसका मैकेनिज्म आपने देख लेना है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। ये पूछी जा सकती है, इस पर आपको पता होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है एंड पैरासिम्पैथेटिक पे क्या इफेक्ट है। ये जैसे मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, आपने भी इस तरह से लिख देने हैं कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कैल्शियम और सोडियम जो आयंस है उनकी परमेबिलिटी होती है और ये इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को और इंक्रीज़ द कंट्रैक्शन, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक में सिर्फ पोटाशियम की परमेबिलिटी हो रही होती है एंड देन हमारे पास डिक्रीज़ करेगा हार्ट रेट तो डिक्रीज़ करेगी कंट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने बस इतनी भी याद रख ली तो इनफ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पेस मेकर ऑफ द हार्ट जो है इसमें रिथमिकल कार्डिक, हाँ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, या आपने डेफिनेशन कर लेनी है। और ये डिटरमिन करता है हार्ट रेट को एंड या फिर पेस मेकर को जो स्ट्रक्चर कर रहा होता है डिटरमिन, उसे हम लोग पेस मेकर कहते हैं। उसके बाद पेस मेकर जो है वो कौन सा होते हैं, ऐसे नोड होते हैं। और ये क्यों होते हैं ये आपने जो है ये पढ़ लेना है कि रिथमिक डिस्चार्ज होता है ऐसे नोड का एंड ग्रेटर देन द, ये जो है वो ग्रेटर होती है देन द एवी नोड या फिर पतंजी फाइबर्स। तो ऐसे नोड ड्राइव्स होल हार्ट अकॉर्डिंग टू इट्स रेट ऑफ रिथमिकल डिस्चार्ज। रिथमिकल डिस्चार्ज की वजह से हम इसको जो है ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्टोपिक पेसमेकर, इक्टोपिक पेसमेकर मीन के अदर देन द ऐसे नोड जो होते हैं उन्हें हम लोग इक्टोपिक पेसमेकर्स कहते हैं, जिनके जब रिथमिक डिस्चार्ज रेट जो है एवी नोड का या परकंजी फाइबर्स का या किसी और पार्ट ऑफ द हार्ट का वो ज़्यादा हो जाता है ऐसे नोड से, तो उसे हम लोग जो है इक्टोपिक पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। और ये ब्लॉक करता है ट्रांसमिशन को फ्रॉम द ऐसे नोड टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ओवर ड्राइव सप्रेशन ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ECG, ठीक है।
इलेक्ट्रोग्राम, ठीक है, ईसीजी आ जाता है। इसकी जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और इसके जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है, यानी कि आप वीडियो पूरी देखिएगा। अभी आपको जो मिल जाएंगे उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और जो फ्लो चार्ट्स और टेबल्स वगैरह मैंने अपलोड किए हैं टेलीग्राम और फिर FB पेज पर, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। देन ईसीजी आ जाता है। ईसीजी में जो आपने पॉइंट्स याद रखते हैं उसकी पहले डेफिनेशन अपनी याद रखनी है, देन इसकी सिग्निफिकेंस याद रखनी है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो एससीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने इसी तरह से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसकी डायग्राम आ जाती है। डायग्राम आपकी जो है वो फिर दोस्त पे नहीं बनी हुई, या आपने गाइडेंस से देख लेनी है, ठीक है। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, पास पेपर में बनी हुई है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और गाइडेंस से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसकी डायग्राम, सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन ये पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है इसकी वेव्स आ जाती हैं। वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू और एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। वेव्स में जैसे कि पी वेव जो है वो आर्टीरियल डीपोलराइजेशन का होता है। क्यूआरएस जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एसटी सेगमेंट्स एंड टी वेव्स जो है प्रोड्यूस करते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टीरियल टी वेव्स आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अलग से भी पूछी जा सकते हैं कि इस वेव का क्या फंक्शन है, इस वेव का क्या फंक्शन है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आर्टीरियल टी वेव जो है वो डिप्रेशन, इट इज़ अ डिप्रेशन इन द पीआर सेगमेंट, ठीक है, एंड कवर्ड बाय क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है, एंड देन प्रोड्यूस बाय द आर्टीरियल रिपोलराइजेशन साइनस टैकिकार्डिया, ठीक है। और हाइपरट्रोफाइड आर्ट्रिया जो है उसमें ये सीन होती है, नजर आती है, ठीक है। लाइक ये जो डायग्राम है ये आप देखेंगे, अगर इसको डायग्राम को आप अच्छे से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ पे जो है आर्टीरियल डिपोलराइजेशन हो रही है, कहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो रही है और कहाँ पे डिपोलराइजेशन हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। PQ एंड RP इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू, ठीक है। और AV नोडल डिले, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, AV और इसमें जो है तो ये और वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, इसकी वैल्यूज़, इसके फंक्शन। उसके बाद QT इंटरवल, ये भी आपको बताना चाहिए। टोटल टाइम पीरियड ऑफ ECG, ये भी आपको आनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है। एंड देन जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी हार्ट रेट के साथ, तो तब क्या क्या इसकी वैल्यू आती है। ये MCQ के क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए, कभी कभी SCQ में भी पूछ लेते हैं। यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द ECG इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपने एक रीड दे लेनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं करना। उसके बाद का जो करंट ऑफ द एंट्री है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई हैं और कॉजेज फैक्टर्स ये आपने देख लेने हैं एक दफ़ा। उसके बाद ST सेगमेंट शिफ्ट ऑफ नॉर्मलिटीज़ वगैरह जो है ये आपने नहीं करनी, बस एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। थोड़ा सा बस ये बताना चाहिए कि P वेव की नॉर्मलिटी से क्या होगा, T वेव की नॉर्मलिटी से क्या होगा, और QRS कम्प्लेक्स वेव की नॉर्मलिटी से क्या होगा। इसके एक दो पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, सारा याद नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ECG फाइंडिंग ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ये आपने देख लेनी है एक दफ़ा, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इसके। और देन हमारे पास वेक्टर एनालिसिस की बस आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको वेक्ट्रोकार्डियोग्राम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बाकी ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कार्डिक एरिथमिया, कार्डिक एरिथमिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ से भी करना है, और चाहे आप जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पॉइंट्स वगैरह और फ्लो चार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद आप जो है गाइडेंस भी इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपके जो सारी डेफिनेशन हैं आपको बताना चाहिए कि साइनस रिदम क्या है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, टैकिकार्डिया क्या है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ये जिस तरह से मैंने डिफरेंस लिखे हैं, आप इस तरह से भी अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर इसका डिफरेंस जो है वो बना के लिख सकते हैं। इसकी जो वेव वगैरह है इसका सारा डिफरेंस ये मैंने शेयर भी किया है FB पेज पर भी, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद इसके जो ये सारे फैक्टर्स फाउंड कर लिखे हुए सारे आपने इस तरह से लिख लेने हैं और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। टैकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। साइनस सिंड्रोम ये वैसे डेफिनेशन पूछी जाती है वाइवा में। कार्डिक एरिथमिया ये आपको बताना चाहिए। एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बीट होता है, उसकी काजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए कि जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है पीसी मेकर की तब होती है शिफ्ट ऑफ द पेस मेकर, उसमें ब्लॉक्स एट द डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एबनॉर्मल पाथवे ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन, ये आपने इसके जो पॉइंट्स हैं याद रख लेने हैं। उसके बाद री एंट्री आर द सर्कस मूवमेंट, इसको बस एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है, फ्लटर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें टैकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया जो है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक टॉपिक फोकस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी की सिर्फ आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स एक दफ़ा देख लेनी है। फिब्रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल आपने देख लेनी है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और कॉजेस, और इसकी टाइप्स हैं कुछ अगर यहाँ पे नहीं लिखी हैं वो भी आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। हेमोटॉपिक एरिथमिया होता है और हेटरोटॉपिक एरिथमिया होता है, इसकी वो हो जाती हैं टाइप्स, ये आपने करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीमेच्योर सर्कुलेशन, इसकी भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। कंपनसेटरी पास, इसकी भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए।
प्रॉक्सिमल टैकिकार्डिया ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्ट ब्लॉक जो है ये BTS में इंपॉर्टेंट नहीं है, MBBS में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आप लोगों ने सिर्फ उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और एक दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना कि अगर आज तो आप कर सकें, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना है। राइट और लेफ्ट वॉक ये भी इतना करने की जरूरत है। इसमें जो हमारे पास आ जाता है ना स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BDS में भी और MBBS में भी ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनेरियो बना के भी पूछ लेते हैं और वैसे भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड देन कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। ये सारा जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और उसके बाद जो मैं आपके साथ लास्ट के क्वेश्चन शेयर करूँगी वो आपने देख लेने हैं। एंड देन आपने जो है FE पेज से जाके इसके डिफरेंसेस और जो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स हैं वो देख लेने हैं। और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये पूरा चैप्टर जो है इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो सर्कुलेशन के बारे में बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सर्कुलेशन जो है वो सारा नहीं करना, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपने करनी है, ठीक है।